हेलो एवरीवन, दिस इज हरीश कुमार टांग और आज हम जो आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की बात करते ही हमको सबसे पहले माइंड में एक साइंटिस्ट आता है, वो है हमारा जीजे मेंडल यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें तो यहाँ से इसकी छोटी सी हिस्ट्री, कुछ साल इंपॉर्टेंट जो है, कुछ ईयर्स जो इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करते हुए अपन करें। सबसे पहले बात करें मेंडल का बर्थ कब हुआ। 22 जुलाई 1822, ठीक है, इससे ज्यादा अपने को यहाँ पे याद नहीं रखना है। उसके बाद आगे बात करें मेंडल ने कौन से प्लांट पे काम किया, क्वेश्चन वाइज आपको बताऊंगा। मेंडल ने कौन से प्लांट पे आपका काम किया था, तो वो था आपका गार्डन पी। ठीक है, गार्डन पी को हम बोलते हैं पाइसम सटाइवम, जो इसका साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है। उसके बाद बात करें मेंडल ने अपना मेंडल का रूटीन वर्क अगर बात करें तो वो एक मॉन्सेंट्री में मॉन्क या प्रिस्ट का काम किया करता था। और मेंडल का जो बर्थ हुआ था ऑस्ट्रिया की ब्रून सिटी के अंदर। ठीक है, ये अभी आपको ध्यान रखना है, मेंडल का कंट्री कौन सा है तो ऑस्ट्रिया। उसके बाद अगर अपन बात करें तो 1856 में मेंडल ने कुछ गार्डन बी की वैरायटीज को डिफरेंट मर्चेंट से परचेस किया था, जो लगभग 34 वैरायटीज थी, उनको परचेस किया। उसने सिलेक्शन करने के बाद 22 वैरायटीज को सिलेक्ट किया और उसमें हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम्स उसने परफॉर्म किए। वो जो हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म किया उसने 1856 टू 1863, और उसी टाइम पर उसने कुछ रिजल्ट्स आपके बनाए, कुछ पोस्टुलेट्स दी, और उसका काम कंप्लीट हो चुका था 1863 में। उसके बाद 1865 में द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, वहां उसकी एनुअल प्रोसीडिंग्स के लिए उसने अपने रिसर्च पेपर को 2 मीटिंग्स में प्रेजेंट किया और उसका वर्क पब्लिश हुआ 1866 में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें अपन यहां पर तो 1884 में मेंडल का डेथ हुआ था। तो इस मीनवाइल उसने क्या किया, मेंडल का जो गार्डन पी पर रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे आ रहे थे, तो साथ में हुआ क्या, नगली एक साइंटिस्ट था जिसने हायरेशियम यानी कि हॉक वेट मेंडल को सजेस्ट किया था। बोले आपके सारे रिजल्ट्स जो है वो गार्डन पी पर अगर आ रहे हैं तो क्यों ना आप हायरेशियम स्पीसीज पर आपके एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके देखो। तो उसने जैसे हायरेशियम स्पीसीज हॉक वेट पर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो वहां से उसके रिजल्ट्स उल्टे आने स्टार्ट हो गए। मेंडल वहीं से डिप्रेशन में। तो बात ये थी उसके, तो उसने सारा रिसर्च वर्क छोड़ दिया था और वो फिर से अपने मॉन्सेंट्री में काम करने चला गया था। 1884 में उसका डेथ हुआ। एक यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि मेंडल ने जो पेपर पब्लिश करवाया था उस पेपर का नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और मेंडल को आप बोलते हो फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेंडल बहुत बड़ा काम कर चुका था और वो उस टाइम पर जो काम किया था वो टाइम से बहुत ज्यादा एडवांस था। यानी कि उस टाइम पे जो साइंटिस्ट हुआ करते थे वो उस काम को, उस वर्क को एक्सेप्ट करने को भी इवन रेडी नहीं थे। तो बात आई उसका फादर ऑफ जेनेटिक्स बनने का टाइम कब आया, 1900 में, जब 3 साइंटिस्ट जो डिफरेंट कंट्रीज से एक साथ मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। 1900 ईयर ध्यान रखना है। सबसे पहला हमारा जो साइंटिस्ट है वो है ह्यूगो डे व्रिज, जो कि हॉलैंड से था। उसके बाद है हमारा कार्ल कोरेंस, जो कि जर्मनी से था। तीसरा साइंटिस्ट है एरिक वॉन शेमाक, जो कि आपके था ऑस्ट्रिया से। तीनों साइंटिस्ट का आपको ध्यान रखना है। ये बात हुई जेनेटिक्स की, जो मेंडल की हिस्ट्री रिलेटेड थी। उसके बाद बात आती है आपकी जेनेटिक्स की डेफिनेशन की बात करें। जेनेटिक्स की डेफिनेशन की बात करें, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी की बात करें तो हेरिडिटी क्या होता है, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, ठीक है। और एक टर्म और होता है इनहेरिटेंस, वो भी हेरिडिटी से रिलेटेड ही होता है। बहुत बार हम बोलते भी है इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ओके। वेरिएशंस की बात करें, वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस, ठीक है। कोई भी प्रोजेनी से उसके पेरेंट, उस प्रोजेनी के कैरेक्टर्स का जो डिफरेंस है अपने पेरेंट्स से, वही होता है आपका वेरिएशंस। यहां से एक बात और आती है कि भाई जेनेटिक्स जो टर्म है वो ग्रीक लैंग्वेज के जीन वर्ड से डिराइव हुआ है, और जीन का मीनिंग होता है टू ग्रो और टू बिकम, ओके। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका कि हु कॉइन्ड द टर्म जेनेटिक्स। पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा ग्रेगर जॉन मेंडल, और लास्ट ऑप्शन पे देगा विलियम बैटसन, और हमारा आंसर होगा विलियम बैटसन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मेंडल आंसर वहां पर नहीं जाएगा, टर्म दिया था बैटसन ने दिया था। उसके बाद बात करें हम जो आगे के टर्म्स, जीन, फैक्टर, एलिमेंट्री। जीन जो होता है, जीन आपको उससे पहले पता होना चाहिए डीएनए, वो जो हम आगे कहीं पढ़ लेंगे। डीएनए, तो जीन के डेफिनेशन दूंगा
द जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए दैट एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करे उसे हम कहते हैं जीन। इसी जीन, ये जो जीन टर्म है ये दिया था जॉनसन ने। तो मेंडल के टाइम पे ये जॉनसन का टर्म आया नहीं था, तो मेंडल इसको फैक्टर या एलिमेंट्री कहा करता था। तो आपको कोई क्वेश्चन आ जाए फैक्टर और एलिमेंट्री टर्म इज कॉइन्ड बाय या वाज कॉइन्ड बाय, तो हमारा आंसर जाएगा जीजे मेंडल। उसके बाद है जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप इज द जेनेटिक मेकअप और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जीनोटाइप, अब इसको कैसे समझे कि सर जैसे यहां पर मैंने कहा कैपिटल टी, जिसको जेनेटिक्स थोड़ी बहुत भी पता है वो इसको देखते ही कह सकता है सर टॉल प्लांट है। तो आपने क्या देखा? जीनोटाइप। और आपने क्या बता दिया? फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या हुआ? इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए कैरेक्टर। कैरेक्टर की एक्सटर्नल अपीयरेंस को हम बोलेंगे फिनोटाइप। जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, तीनों ही टर्म दिए थे आपके जॉनसन ने, एक साथ याद रखेंगे हम। ठीक है, अब टर्म आता है एलील या एलिलोमॉर्फ भी इसको बोलते हैं। एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन। ठीक है, कैसे? तो जैसे अगर मैं बात करूं कि जीन है मेरा टॉलनेस का, प्लांट हाइट का, तो उसमें दो एलील होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। एक टॉलनेस को इंडिकेट करेगा, एक ड्वार्फनेस को इंडिकेट करेगा। तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स है जीन की वो ही कहलाती है एलील। उसके बाद आता है होमोजाइगस। अब ये एलील की बात करें, अगर होमोलोगस क्रोमोसोम पर, यहां पर मैं अगर सिंपली एक डेफिनेशन बोलूं, होमोजाइगस क्या होगा? द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल एलील्स और सिमिलर एलील्स एट द करस्पॉन्डिंग लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पूरा ध्यान से सुनना है। द प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल और सिमिलर एलील्स एट द करस्पॉन्डिंग लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज होमोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगस। क्या मतलब हुआ उसका? ये देखो, आइडेंटिकल एलील्स एट द करस्पॉन्डिंग लोकस कैसे बना सकता हूं? ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, अगर ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहां पर अगर मैं एक तरफ लगाता हूं आपके कैपिटल टी, इस पे अगर कैपिटल टी है और इधर भी कैपिटल टी है, करस्पॉन्डिंग लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये हो गया आपका होमोजाइगस कंडीशन। अगर यहां पर स्मॉल टी और स्मॉल टी होगा तो भी होमोजाइगस कंडीशन। तो हेटेरोजाइगस में क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अगर यहाँ कैपिटल टी और वहां स्मॉल टी होमोलोगस, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द प्रेजेंस ऑफ डिसिमिलर एलील्स एट द करस्पॉन्डिंग लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज हेटेरोजाइगस। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर अपन देखें एलील, जेनेटिक्स, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये जो चारों टर्म है वो देने वाला साइंटिस्ट हमारा था विलियम बैटसन। उसके बाद हम बात करें डोमिनेंट। जब हम मेंडल के लॉज को पढ़ेंगे तो पहला लॉ हम पढ़ते हैं जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, वो इसी चीज को एक्सप्लेन करेगा। फिर भी थोड़ा यहाँ अपन बात कर लेते हैं। डोमिनेंट क्या होता है? वहां जो हम जैसे ये ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स हैं, प्योर लाइन्स हैं, इनमें आप क्रॉसिंग करोगे, इनमें हाइब्रिडाइजेशन करने पर F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, वो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा दैट इज द डोमिनेंट। ठीक है, तो वो भी वहां समझ में आ जाएगा। और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा वो रिसेसिव। ठीक है, द कैरेक्टर दैट एक्सप्रेसेस इन F1 जनरेशन इज नोन एज डोमिनेंट एंड द कैरेक्टर दैट सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज नोन एज रिसेसिव। उसके बाद बात आती है प्योर लाइंस या ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। मेंडल ने जो भी रिसर्च वर्क परफॉर्म किया था, जो भी हाइब्रिडाइजेशन किया था, वो सारा ट्रू ब्रीडिंग लाइंस को यूज करते हुए किया था। उसके बाद एक टर्म आता है आपका पुनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड मेथड। पुनेट स्क्वायर की बात करें, चेकर बोर्ड मेथड की बात करें, तो इसको देने वाला इस मेथड को प्रपोज करने वाला साइंटिस्ट था आरसी पुनेट। नाम में आ रहा है पुनेट स्क्वायर। इसके बाद बात करें अपन यहाँ पर 7 कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने कौन से 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था? यहां से भी नीट, जेट, आईसीआर, बीएचयू बहुत सारे एंट्रेंसेस के अंदर क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है? आपको ये 7 कैरेक्टर्स के नाम पहले तो पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन दे देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर वाज नॉट स्टडीड बाय मेंडल, तो आपको इन 7 के अलावा जो भी होगा वो सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अब अपन यहाँ पर क्या क्या देखने वाले हैं? 7 कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल, कैरेक्टर्स, डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट एंड देयर क्रोमोसोम नंबर। जैसे यहाँ पर पहला सबसे पहले बात करें सीड शेप, जो गार्डन, और ये 7 कैरेक्टर स्टडीड बाय मेंडल, किसकी बात कर रहे हैं? गार्डन पी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले है सीड शेप, राउंड, रिंकल। राउंड जो है हमारे यहाँ पर डोमिनेंट ट्रेट होगा, रिंकल जो है वो रिसेसिव ट्रेट होगा, और इसका जो जीन है वो प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम नंबर 7। गार्डन पी में जो आपके क्रोमोसोम नंबर 2n इक्वल्स टू होता है 14, n इक्वल्स टू होगा 7,
टोटल क्रोमोसोम, अगर हैप्लॉइड क्रोमोसोम की बात करें तो हो गए आपके हैप्लॉइड की बात करें अगर तो 7 हो गए, 7 क्रोमोसोम हुए। तो और वहां से जो 7th नंबर का क्रोमोसोम है उस पर इसका जीन प्रेजेंट होने वाला है। सिमिलर वे में ऐसे ही सबकी बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर ये आर और ये स्मॉल आर की बात क्या है देखते हैं। जो इनका जीन का सिंबल देखेंगे, अगर यहाँ पर सीड शेप का अगर राउंड अगर आपका ट्रेट अगर आ रहा है तो उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम राउंड का कैपिटल आर डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। तो रिसेसिव के लिए डब्ल्यू यूज नहीं करना है आपको, रिसेसिव के लिए जो इधर हमने कैपिटल यूज किया है डोमिनेंट के लिए उसी का स्मॉल लेटर हम रिसेसिव के लिए यूज करने वाले हैं। तो सिमिलर वे में मैंने सबके लिए लिखा है यहाँ पर, ठीक है। डोमिनेंट के लिए कैपिटल आर हो जाएगा, रिसेसिव के लिए स्मॉल आर फॉर द सीड शेप राउंड कैपिटल आर, ठीक है। तो ये आपका बात होता है। उसी प्रकार जो आपका उसी वे में हम देखें तो सीड कलर या कॉटिलिडन कलर के लिए डोमिनेंट ट्रेट होगा येलो और रिसेसिव ट्रेट होगा आपका यहाँ पर ग्रीन, जो इसका जीन प्रेजेंट होगा क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पर। पोर्ट शेप डोमिनेंट ट्रेट इंप्रेटेड या फुल और रिसेसिव ट्रेट कॉन्स्ट्रिक्टेड क्रोमोसोम नंबर 4 पर इसका जीन होगा। पोर्ट कलर ग्रीन येलो क्रोमोसोम नंबर 5। फ्लावर पोजीशन एक्सियल टर्मिनल क्रोमोसोम नंबर 4। फ्लावर कलर dominant trait violet, recessive trait white, and the chromosome number first, and the main last character plant height stem height, the dominant trait is tall and the recessive trait dwarf, and the chromosome number is the 4। यहां से आपको ध्यान रखना है इन मेंडल ने इन सातों कैरेक्टर्स को लेते हुए अपना हैबिटाइजेशन अपने क्रोसेस परफॉर्म किए थे। इन 7 कैरेक्टर्स का आपको ध्यान रखना है कि टोटल क्रोमोसोम n=7 है, लेकिन यहां पर जो 7 कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हैं वो क्रोमोसोम केवल 4 है। तो मेंडल के 7 कैरेक्टर्स के लिए कितने क्रोमोसोम्स पर जीन प्रेजेंट होते हैं क्वेश्चन आ जाए तो हमारा आंसर होगा 4, 1, 4, 5th एंड 7th, ठीक है। एक आपको यहां से मुझे और बात बतानी है कि जेनेटिक्स जो हमने अभी बात की थी, तो जेनेटिक्स की फाउंडेशन अगर बोला जाए तो 1865 आंसर जाएगा, फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। और अगर पूछ ले द बर्थ ऑफ जेनेटिक्स और द जेनेटिक्स एज ए ब्रांच तो वो आपका हुआ 1900। तो ये हमारा जेनेटिक्स का पार्ट 1 वीडियो था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स की बात की। इसके बाद हम पार्ट 2 में मेंडल्स लॉज की बात करेंगे। तो आप बने रहे हमारे चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर रीस के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।